हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आगे के सब लेक्चर्स इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होंगे एंड द टॉपिक इज क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। तो बहुत बार तो चैप्टर खत्म होने के बाद भी बच्चों को लैटिस का मीनिंग नहीं पता होता है, बट आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है बिकॉज मैं एक एक चीज बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये चैप्टर्स का ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करेंगे। बट उसके पहले लेक्चर नंबर 3 के एंड में जो मैंने आपको पीडीएफ दिया था, आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग भी ओपन करो पेपर, या मोबाइल में रहेगा तो पीडीएफ के फॉर्म में ओपन करिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एन एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सिलिकॉन, NaF, आर्गन और एल्यूमिनियम। इट इज डेफिनेटली सिलिकॉन। क्यों? क्योंकि NaF तो क्या है, आयोनिक है, आर्गन क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, और एल्यूमिनियम मेटालिक सॉलिड है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 2, इन ग्राफाइट द इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेड ओवर द शीट्स, ताकि वो गुड कंडक्टर ऑफ क्या हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी। 2p z इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। नेक्स्ट, द हार्डेस्ट सब्सटेंस अमंग द फॉलोइंग इज। मैंने आपको लेक्चर में बोला था कि ये एमसीक्यू के फॉर्म में दिया है मैंने। इट इज सिलिकॉन कार्बाइड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, अ पर्टिकुलर सॉलिड इज वेरी हार्ड एंड हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इन सॉलिड स्टेट इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट मेल्ट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। NaCl की बात करूं, सॉलिड स्टेट में इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। और अगर हम लोग एक्वा स्टेट या मोल्टन स्टेट की बात करें तो आयंस फ्री हो जाते हैं, नाउ दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? आयोनिक सॉलिड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बेटा रॉक सॉल्ट तो NaCl होता है, आयोनिक है। क्वार्ट्ज की बात करें तो क्वार्ट्ज बेटा क्या है, SiO2, वो भी एक कौन सा है, कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। उसके बाद में डायमंड भी कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो ड्राई आइस इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, द लेयर्स ऑफ कार्बन एटम इन ग्राफाइट आर हेल्ड टुगेदर बाय। पी ब्लॉक में भी सिखाया, इसी में भी सिखाया था। इट इज व्हाट? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, द मेजर बाइंडिंग फोर्सेस ऑफ डायमंड सिलिकॉन क्वार्ट्ज इज। डायमंड सिलिकॉन क्वार्ट्ज सब एग्जांपल्स है किसके? कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड के। तो बेस्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, ग्राफाइट बिलोंग्स टू। ग्राफाइट में कौन सा होता है? हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर, तो हेक्सागोनल सिस्टम, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करें, अ सॉलिड ए इज वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। मतलब ये डेफिनेटली कोवैलेंट ही होगा बिकॉज मोल्टन स्टेट में अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो वो तो आयनिक हो जाएगा। तो डेफिनेटली आंसर कौन सा हो जाएगा? कोवैलेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है ना, यूरिया मॉलिक्यूलर सॉलिड, आइस मॉलिक्यूलर सॉलिड, H2O को आइस ही मान के चलो, वो भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ग्राफाइट इज नॉट अ मॉलिक्यूलर सॉलिड, इट इज अ कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है। नेक्स्ट, solid CO2 is an example of, solid CO2 is an example of molecular crystal, that is option C. वैक्स, वैक्स मतलब हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स आर नथिंग बट CH4 है, H2 था, मैंने पढ़ाया था उसमें, I2 था। ठीक है ना, वो सब क्या थे? आपके मॉलिक्यूलर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। आयोडीन क्रिस्टल्स अभी जस्ट बोला, दे आर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड का बेस्ट एग्जांपल कौन सा होगा? ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन बी, सॉरी, दैट इज डायमंड। क्योंकि आयोडीन जो है वो मॉलिक्यूलर है, NaCl आयोनिक है, और कॉपर क्या है? मेटालिक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, अ मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड इज वेरी हार्ड। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड हार्ड नहीं होते बेटा, दे आर सॉफ्ट। मैंने लिखा था टेबल 1। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट दिया था उन्होंने, इज अ वोलेटाइल, यस, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, सो दे आर वोलेटाइल। ठीक है। थर्ड पॉइंट, हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। एंड गुड कंडक्टर, नो, दे आर इंसुलेटर्स। ऑप्शन बी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, अमंग द फॉलोइंग विच क्रिस्टल विल बी सॉफ्ट एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। अभी जस्ट डिस्कस किया, दे आर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल इसमें से कौन सा है? SiC, तो कोवैलेंट है। उसके बाद में बात करें NaCl की, आयोनिक है, ग्राफाइट है, वो कोवैलेंट है। और ऑप्शन कौन सा? आइस, आइस इज अ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, a solid X melts slightly above 273, मतलब डेफिनेटली आइस होगा, एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इट बिलोंग्स। वाटर की बात करें तो इट विल बी मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। द मेजर बाइंडिंग फोर्सेस ऑफ डायमंड सिलिकॉन क्वार्ट्ज, अगेन ये क्वेश्चन शायद से रिपीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 ही है, तो उसमें कौन सा था? कोवैलेंट बॉन्ड फोर्सेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट सॉलिड। तो सिलिकॉन कार्बाइड, बिकॉज BaSO4 तो आयोनिक है, आयोडीन क्या है? मॉलिक्यूलर है।
और सॉलिड CO2 क्या है बच्चों, वो भी क्या है, मॉलिक्यूलर है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा, सिलिकॉन कार्बाइड। अमंग सॉलिड्स द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज एग्जिबिटेड बाय, कोवैलेंट का तो मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, आयनिक का नो डाउट ज्यादा होता है, स्यूडो सॉलिड अमोर्फस है वो तो जाने दो, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का भी मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो बेस्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डायमंड, डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो, diamond is soft, what a joke, diamond is a bad conductor of heat, yes, diamond is made up of carbon, hydrogen and oxygen, oxygen कहाँ है यार diamond में, नहीं, it is made up of only carbon and hydrogen भी नहीं है। तो option is a, option C is a bad conductor of heat। which type of solid crystal will conduct heat and electricity, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, मेटालिक, ठीक है ना, मेटालिक हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंडक्ट करेगा। ड्राई आइस इज नथिंग बट व्हाट, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो एक कूलिंग एजेंट भी है। सो दिस इज द पीडीएफ which was given at the end of lecture number 3. Now we are going to start with crystal lattice. Just a second. Okay students, so let's start with the crystal lattice. Now ये जो टॉपिक है इसमें हमको करना क्या है, हमको कंपाउंड्स को, मॉलिक्यूल्स को ज्योमेट्री वाइज शो करने आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आगे जाके हमारे पास में बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, क्यूबिक सेल होना चाहिए, हेक्सागोनल शेल होना चाहिए, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो हमको समझ में आना चाहिए कि क्रिस्टल बनता कैसे है, ठीक है ना। मैंने देखा है ये चैप्टर में है तो बहुत ईजी है, बट स्टूडेंट्स को बहुत डाउट रहता है बिकॉज उनका बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता है। तो मैं आपको एक एक चीज बहुत डिटेल में समझाऊंगा। प्लीज ये वीडियो लेक्चर्स को बहुत ही अच्छे से फॉलो करो, बिकॉज ये जो ऑनलाइन कोर्स डिजाइन किया गया है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको ऑफलाइन जैसा फीलिंग आए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछना है कि लैटिस का मीनिंग क्या होता है। उसको समझने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि सॉलिड स्टेट में एटम्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले पॉइंट तो ये याद रखना, पूरे सॉलिड स्टेट में जब भी आपके पास में कोई भी पार्टिकल हो, वेदर इट इज एन एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन, कोई भी हो, तो हम लोग हमेशा उसको रिप्रेजेंट करेंगे एक सॉलिड स्फीयर से। तो ध्यान से सुनो, ये जो प्लास्टिक का बॉल दिख रहा है ग्रीन कलर का, इसी को बेटा पूरे चैप्टर में एक मैं पार्टिकल मान के चलूंगा। जब मैं सॉलिड स्टेट में पार्टिकल बोलूं ना बच्चों, तो पार्टिकल का मतलब एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इसी को हम लोग अरेंज करते जाएंगे, ठीक है ना। आपने देखा होगा जो संतरे वाला होता है, ऑरेंजेस बेचता है, जो रोड पे लॉरी लगा के बैठा रहता है, उसमें देखा होगा एक पैटर्न फॉलो होता है, ऐसे एकदम मस्त डिजाइन बनाया होता है, ठीक है ना। उसको सॉलिड स्टेट हमारे से भी ज्यादा आता है। क्या करता है, सबसे पहले प्रॉपर्ली अरेंज करता है, फिर एक एक के बीच में ऐसे रखते जाते हैं। आपने देखा होगा इवन आप जब संतरे खरीदने जाते हो तो चार चार का सेट मिलता है, पता है। तो चारों सेट ऐसे एक दूसरे के साथ में नहीं रखे होते हैं, तीन नीचे रखे होते हैं और एक ऊपर रखा होता है, पता है। ट्राइंगल के फॉर्म में तीन होते हैं और इसके ऊपर एक रखा होता है, तो वो भी एक पैटर्न है सॉलिड स्टेट का। सो दैट इज नथिंग बट रेगुलर अरेंजमेंट। तो पूरे सॉलिड स्टेट में एक चीज याद कर लो कि कोई भी एटम हो, पार्टिकल हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, उसको हम लोग सॉलिड स्फीयर से ही रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर से रिप्रेजेंट करने का रीजन क्या है, हम लोग सबको एक जैसा ही मान के चलते हैं, भले वो SO4 मॉलिक्यूल हो, ग्रुप का पार्ट हो, या फिर एटम हो या आयन हो। तो स्टूडेंट सबसे पहला पॉइंट, क्रिस्टल लैटिस को हम लोग स्पेस लैटिस भी बोलते हैं। मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना, बराबर है। तो सबसे पहला पॉइंट, इन सॉलिड स्टेट, in solid state the particles are represented by a sphere। हमेशा याद रखना बेटा, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक स्फीयर से ही रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये वाला स्फीयर है। तो अभी हम लोग पूरे चैप्टर में बहुत बार हमको स्फीयर बनाना होगा, तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट अवेलेबल था तो मैं इसे ड्रॉ करूंगा। आप लोग क्या करना, जो 1 रुपये का कॉइन आता है, 1 रुपये का कॉइन छोटा वाला आता है, एक बड़ा वाला भी आता था पहले, अब एक छोटा वाला 1 रुपये का कॉइन आता है, वो आप यूज करो, उससे डायग्राम एकदम नीट एंड क्लीन बनेंगे बच्चों, ठीक है। तो मेरे पास में ये सॉलिड स्फीयर है समझो, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। पूरे चैप्टर में मुझे बहुत बार इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैं विद प्रेजेंटेशन एकदम नीट एंड क्लीन ही बनाऊंगा, ठीक है। तो ये है एक बेटा, क्या बेटा, स्फीयर ना। ये स्फीयर जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स पार्टिकल, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, पार्टिकल। ना पार्टिकल कैन बी एन एटम, ये एक एटम हो सकता है, इट कैन बी अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मतलब ग्रुप ऑफ एटम, इट कैन बी अ मॉलिक्यूल, और
इट कैन बी एन आयन, ये एक आयन भी हो सकता है, बराबर है ना। अगर मुझे बताओ एक सॉलिड बनाना है, ठीक है ना, या क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाना है, तो उसमें एटम्स का अरेंजमेंट कैसा होता है बेटा, रेगुलर होता है कि इररेगुलर होता है? सर रेगुलर होता है। तो ऐसे ग्रीन कलर के, अगर समझो मेरे पास व्हाइट कलर के स्फीयर है, तो बहुत सारे स्फीयर होंगे, तो ऐसे कैसे भी तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ, एकदम रेगुलर पैटर्न दिख रहा है आपको? यस। तो ये देखो इस तरीके से जो रेगुलर पैटर्न है, इस तरीके से क्रिस्टल बनता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है, रिपीटिंग होता है। तो स्टूडेंट्स मेरे पास में पहले क्या था, स्फीयर था, उसी को मैं इस डायरेक्शन में भी अरेंज कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में भी अरेंज कर रहा हूँ, प्रॉपर्ली हर डायरेक्शन में प्रॉपर्ली अरेंज कर रहा हूँ ना। तो इस तरीके से बेटा क्रिस्टल बन सकता है। तो ये तो अभी फिलहाल एक क्या, एक लेयर बन गया ऐसा, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में याद रखना है आपको, पॉइंट नंबर 2, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स the arrangement of atoms or the arrangement of particles is regular, it is regular and repeating। तो अरेंजमेंट कैसा होता है बेटा, रेगुलर भी होता है और बार बार रिपीट भी होता है। So in crystalline solids the arrangement of particles is regular and is what, repeating। रिपीट भी होता है और रेगुलर भी होता है। तो अभी अगर समझो मैं इसी को बनाऊं यहाँ पे बोर्ड पे, ठीक है, तो कैसे ड्रॉ किया जाएगा। अभी मैं यहाँ पे टोटल 9 स्फीयर बनाने हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन वी विल कीप इट नीट एंड क्लीन सो दैट वन टाइम हो ये, आप लोगों को भी ये अच्छे से ड्रॉ करना है। ये चित्रकला का जो लेक्चर है उसको अच्छे से समझना भी है। चित्रकला क्या होता है, चित्रकला मतलब ड्राइंग क्लास। तो ड्राइंग क्लास में हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, वैसे ही सॉलिड स्टेट में भी ड्राइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इस तरीके से रेगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए एटम्स का, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होगा, आपके जो स्फीयर है वो एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे, वैसा मत करना गलती से भी, सिर्फ टचिंग होने चाहिए। दे आर हार्ड सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। ओवरलैप मत बताना, यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं है। इस तरीके से आपको नीट एंड क्लीन स्फीयर्स बनाने हैं, टचिंग ईच अदर। जैसे मैंने मॉडल में बताया था सेम वैसे ही मैं ड्रॉ भी कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एक और इसके अंदर लाइन आएगा इस तरीके से। अभी यहाँ पे अगर हम लोग बार बार इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे तो 3D में बनाना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर और लेयर्स आते जाएंगे। तो इसका भी एक तरीका होता है, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, यहाँ पे ये जो एटम्स है इनको हमने अरेंज कर दिया। ये कौन सा टाइप का अरेंजमेंट है बच्चों, रेगुलर एंड रिपीटिंग अरेंजमेंट। सो दिस इज रेगुलर एंड रिपीटिंग अरेंजमेंट, रेगुलर एंड रिपीटिंग अरेंजमेंट ना। हम इसको ऐसा रिप्रेजेंट करने की बजाय दूसरा एक तरीका और बताता हूँ, वैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो सॉलिड स्फीयर है इसको एक पॉइंट मान लो खाली, क्योंकि बार बार सॉलिड स्फीयर तो बनाते नहीं बैठेंगे। हर एक के बेटा सेंटर के अंदर एक पॉइंट बना दिया मैंने, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है दूसरे तरीके से। कैसे रिप्रेजेंट करूंगा पता है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इन पॉइंट्स को लाइन से ज्वाइन कर दूंगा। कैसे मैं बताता हूँ, ये देखिए, अगर मेरे पास में ये पैटर्न है, ठीक है, इस तरीके से समझो पैटर्न है, तो आप बताओ यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाला लाइन है, फिर देखो नीचे भी एक लाइन है, दैट इज बीच में भी एक लाइन है, और एक लास्ट में नीचे भी एक लाइन है, राइट। इस तरीके से मैं एटम्स का अरेंजमेंट दिखा सकता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, इन जो पॉइंट्स है इन पॉइंट्स के बीच में क्या ड्रॉ कर दिया बेटा, लाइन ड्रॉ कर दिया। नाउ आई एम नॉट ड्राइंग एनी स्फीयर्स, ठीक है। तो स्फीयर्स को ही बेटा मैं पॉइंट्स मान रहा हूँ, ठीक है ना। इन स्फीयर्स को ही मैं क्या मान रहा हूँ, पॉइंट्स मान रहा हूँ। सो 1, ये 2, ये 3, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। तो ये कैसा बेटा, एक ज्योमेट्री दिख रहा है अभी, हाँ कि हाँ क्या बन रहे हैं, यहाँ पे आपको स्क्वायर्स दिख रहे होंगे, सब क्या दिख रहे होंगे, स्क्वायर्स। तो ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन ऑफ द एटम्स, एंड दीस पॉइंट्स आर कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट्स बोलते हैं, या फिर लैटिस साइड्स।
सो लैटिस पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दे रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ एटम्स. सो आई विल राइट द स्टेटमेंट ओवर हियर. लैटिस points represents the position of particles. बराबर है. एंड दे आर जॉइंड बाय व्हाट? अ लाइन. ये क्या बेटा? आपका ड्रॉ किया गया लाइन. इस लाइन को ड्रॉ करने से एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री बन रही है. देखो स्क्वायर बन रहे बॉक्सेस, ठीक है ना. द लैटिस पॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय लाइंस. बेटा मैं बहुत ही स्लो जा रहा हूँ, एक चीज. जनरली इतना टाइम दिया नहीं जाता है ऑफलाइन लेक्चर्स में. मैं तो ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है. सो लैटिस पॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय लाइंस एंड आर यूज्ड टू bring out what? The geometry of the crystal. Bring out the geometry. इसी से geometry पता चलेगी. Geometry of the crystal. To bring out the geometry of the crystal. बराबर है बेटा. तो याद रखना इन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है? लैटिस पॉइंट्स. और लैटिस पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन से क्या पता चलता है? ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स पता चलता है, ठीक है. तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया. रेगुलर एंड रिपीटिंग अरेंजमेंट है बेटा, ठीक है ना. रेगुलर एंड रिपीटिंग अरेंजमेंट से बेटा हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे तो बार बार परेशान हो जाएंगे. इस वजह से हम लोग इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना. अगर मैं इसमें एक थर्ड पॉइंट लूं, अगर यही अरेंजमेंट को मैं बार बार रिपीट करूं बच्चों, ये देखो एक ये अरेंजमेंट था, इसके ऊपर मैंने एक और अरेंजमेंट डाल दी इसी तरीके से, ये देखो. ओके समझा सर, ठीक है. तो ये दो अरेंजमेंट हो गए, बराबर है. फिर इसके ऊपर और एक अरेंजमेंट डाल दिया. तो कहने से बेटा अब ये 2D है कि 3D है? सर ये तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना. तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना. 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन स्पेस, ये बनेगा. दिस इज द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द स्पेस. इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस. खत्म, दैट्स इट. इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटिस. सो दिस इज योर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द स्पेस. And this arrangement is called as what? Crystal lattice or space lattice, ठीक है. So lattice का basic meaning है arrangement of particles in the space. So a regular, ध्यान से सुना, a regular 3-dimensional arrangement of particles, a regular 3-dimensional arrangement of particles. Now particles can be atoms, they can be molecules, or they can be ions. The regular 3-dimensional arrangement of particles in space is called space lattice, or it is also known as crystal lattice. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. नाउ रेगुलर 3-डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज व्हाट? इन स्पेस इज नोन एज स्पेस लैटिस बोल सकते हैं या फिर क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं. नाउ इसमें जो ईच पॉइंट होगा, ईच पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स बहुत सारे होंगे, ऐसे पॉइंट्स, ईच पॉइंट इज नोन एज लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड. इसको लैटिस पॉइंट बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे बच्चों? लैटिस साइड बोलेंगे. हर एक पॉइंट को क्या बोलेंगे? आराम से सुनो गाइस, मतलब हर एक पॉइंट को क्या बोलेंगे? हर एक पॉइंट को हम लोग बोलेंगे लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइड. ये देखो, तो अगर समझो मैं सिर्फ 2 ही दिखा रहा हूं, तो ये हर एक पॉइंट को क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट बोलेंगे. हर एक पॉइंट को क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट. अभी इसको और इसको ज्वाइन करने के लिए हम लोग पूरा डायग्राम ऐसे नहीं बनाएंगे, अभी हर बार हम ऐसे बनाएंगे. इन दोनों को सेंटर वाइज ज्वाइन करेंगे एक लाइन से. तो लाइन से क्या पता चलेगा बच्चों? ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल. ये लैटिस पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स. सो सेकेंड पॉइंट, लैटिस पॉइंट्स represents what? Represents the position of particles. The position of particles. They represent the position of particles. एकदम easy. Next, lattice points are connected by dash lines. Lattice points
आर कनेक्टेड बाय लाइंस टू ब्रिंग आउट द डैश, bring out the geometry of the crystal, bring out the geometry of the crystal, बराबर है। तो अभी इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिस्टल लैटिस, कोई अगर फ्यूचर में पूछ ले और कभी आ जाए तो क्रिस्टल लैटिस का मतलब रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द स्पेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल लैटिस। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग सॉलिड स्फीयर से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एटम या पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स को, बराबर है। इस तरीके से अगर बहुत सारे सॉलिड स्फीयर रेगुलर पैटर्न वाइज अरेंज हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर रैंडमली कहीं पे भी अरेंज हो जाए तो वो तो अमॉर्फस हो जाएगा। और अगर वो 3D में अरेंजमेंट होना चाहे तो उसको क्या बोला जाता है, स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस। हर एक पॉइंट को क्या बोलेंगे बच्चों, लैटिस पॉइंट बोलेंगे और लैटिस साइट बोलेंगे, एंड इट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। ना पार्टिकल्स कैन बी एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन। ना लैटिस पॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय डैश, ये दो लैटिस पॉइंट दे आर कनेक्टेड बाय लाइंस, ठीक है। अभी यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं लाइन ड्रॉ किया मैंने, बताओ, क्योंकि बेटा अभी मुझे बताओ, ये देखो ये वाला पॉइंट इधर है, ये इससे जुड़ा और इससे जुड़ा, इससे देखो डायरेक्टली किधर जुड़ा, बीच में जगह है ना, इसको वाइड स्पेस बोलते हैं। ये देखो ये जो खाली जगह है ना बच्चों, इसको क्या बोला जाता है, वाइड स्पेस, ठीक है। तो इसको हम लोग बेटा कनेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज ये वैसे भी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम। ना अभी मैं जो एक स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं, ध्यान से सुनो, आप लोग को देखने मिलेगा कि मैं इस बोर्ड को नेक्स्ट लेक्चर में क्लीन कर दूंगा, बट ये वाला पोर्शन को मैं टच भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो मैं डायग्राम अभी बनाने वाला हूँ वहां पे टोटल 8 बॉक्सेस होंगे, ठीक है ना। कैसे 8 बॉक्सेस मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इस दूसरे को इसके ऊपर ऐसे अरेंज करते जाऊंगा तो वहां पे 8 बॉक्सेस बनेंगे, वो कैसे बनते मैं बताऊंगा, बट आप लोग को एकदम अच्छे से वो ड्रॉ करना है। तो ये वन टाइम होगा, मैं बोलूंगा इसको थोड़ा बड़ा ही बना रहा हूँ मैं भी, एकदम नीट एंड क्लीन बनाऊंगा, और ये कम से कम 2 से 3 लेक्चर तक यहाँ से बोर्ड से हटने वाला नहीं है। तो मैं पूरा यही पोर्शन बार बार यूज करूंगा, ये वाला पोर्शन मैं आपको समझाने के लिए यूज करूंगा आगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी जो मैं डायग्राम बनाऊंगा इट विल टेक टाइम 5 to 7 मिनट्स, बट मैं वीडियो एडिट नहीं करने वाला हूँ, आप देखिए मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब मैं उसमें टाइम पास नहीं करूंगा, वीडियो एडिट करके डायरेक्ट आपको ऐसे दिखा दूं, वो सब नहीं करूंगा। आप भी मेरे साथ में ड्रॉ करिएगा ताकि आपको भी एकदम नीट एंड क्लीन डायग्राम प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, तो अभी मैं अगर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट बनाऊं तो इसको ड्रॉ कैसे करना है वो देखो, ठीक है। तरीके समझ के लेना बच्चों अच्छे से। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ किया मैंने इस तरीके से, मैं कोई वीडियो एडिट डायरेक्ट करके आपके लिए डायग्राम नहीं बनाऊंगा, आप लोग भी मेरे साथ में ड्रॉ करना है, ठीक है। ये आपको कम से कम 2 से 3 बार घर पे और प्रैक्टिस भी करना है। सबसे पहले एक बॉक्स बना दिया ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और बॉक्स बनेगा ऐसे, देखिए। तो टोटल मैंने इसके ऊपर भी एक और बॉक्स बना दिया, ठीक है। फिर हम लोग इनको ज्वाइन करेंगे। एक बार में भले आपका इतना अच्छे से ना बने, 2-3 बार प्रैक्टिस करना। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट डायग्राम्स। इफ द डायग्राम्स आर नीट एंड क्लीन एंड प्रॉपर रहेंगे तो ही आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक है। इन सबको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। इस तरीके से बॉक्स बन गया। अभी ये तो शुरुआत है, टाइम लगेगा इसमें। फिर क्या करना है आपको, एक बात दिमाग में रखो, हर एक जो लाइन है उसका सेंटर ऐसे रैंडमली फाइंड आउट कर लो, इस तरीके से सेंटर अंदाजे से। एग्जैक्टली स्केल पेंसिल लेके ऐसा मत करना, जरूरत नहीं उतना, ठीक है ना। हर एक का बेटा सेंटर पता करो इस तरीके से। एकदम नीट एंड क्लीन बनाना है तो डेफिनेटली आप भी क्या करोगे,
फिर तो स्केल से मेजर करके ही करो, बट मुझे यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं, मुझे हैबिट हो गई है इसकी, ठीक है। आपको भी एक टाइम के बाद हो जाएगी। हर जो एज है, ठीक है, उससे क्या करोगे, 1 सेकेंड, ओके सॉरी स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस, ठीक है। हर एक एज का आपको क्या निकालना है, मिड पॉइंट अप्रॉक्स, ठीक है। और फिर क्या करना है बच्चों, सिर्फ इनको ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है, ऐसे किसी भी डायरेक्शन में मत ज्वाइन करना, सुनो मेरी बात अच्छे से। इसमें कैसे है, ये जो है ऑपोजिट जो एजेस है उनको ज्वाइन करो। सबसे पहले इसको वाला को इसके साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। फिर इस वाले को इसके साथ ज्वाइन करना है तो, ठीक है ना। फिर ये हॉरिजॉन्टल वाले को ज्वाइन कर देते हैं हम लोग, फिर ये वाले को भी ज्वाइन कर देते हैं, नेक्स्ट। फिर ये दोनों को भी ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। फिर ये बचा है अभी, जो भी ऐसे क्रॉस क्रॉस में बचे हैं उन सबको ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी बचा कौन सा, ये दोनों और ये दोनों, ठीक है। ये वाला जो लाइन है थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है मुझे, मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो इस तरीके से, बराबर है। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को भी ज्वाइन कर दो ऐसे, और इन दोनों को भी ज्वाइन कर दो। थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों, बट एक एक चीज अपने क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या करना है सर, फिर इसको इस पॉइंट से ज्वाइन करो, ठीक है, इस पॉइंट से, इस तरीके से। फिर ये वाला पॉइंट जो है इस तरीके से ज्वाइन करो इससे, ये किया। फिर लास्ट एंड फाइनल ये वाला लाइन ड्रॉ करो, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो। अगर आपने डायग्राम एकदम सही बनाया तो तीनों एक ही पॉइंट पाएंगे, देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही लाइन पे बराबर आ रहा है, इसका मतलब आपका डायग्राम क्लियर है। नाउ अभी अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो गया, इस तरीके से ये 3 का मैंने बना दिया, बराबर। ये डायग्राम पूरे चैप्टर में आपको बार बार यूज करना है। तो देखो ऊपर टोटल 9 पॉइंट्स हैं, देख लो ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट। ये ऊपर वाला पार्ट मैंने आपको इस तरीके से दिखाया है, देखो ध्यान से, इस तरीके से देखो टोटल 9 पॉइंट्स है। तो यहाँ पे भी आपको 9 पॉइंट्स दिखेंगे, कैसे, ये देखो ये फर्स्ट लेयर के 1 2 3, ये आगे वाले लेयर के 3 पॉइंट्स, और ये फ्रंट वाले लेयर के 3 पॉइंट्स। सो टोटल कितने पॉइंट्स हो गए बच्चों, 9 पॉइंट्स हो गए, क्लियर है। फिर बीच में भी तो थे इस तरीके से ये 3 पॉइंट्स। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चों, तो आपको सबसे नीचे देखो 3 जो मैंने लेयर्स के 9 पॉइंट्स बनाए 3, वो यही है, देख लो। उसके ऊपर और 3 थे, ठीक है ना, इस तरीके से, है ना। फिर ये वाला पार्ट, इस तरीके से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, रेडी हो गया। तो बच्चों बेसिकली अब ये जो भी येलो कलर के मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, इन सब पॉइंट्स को कौन से पॉइंट्स बोलते हैं, अभी आप बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, बोल बोल के थक गया मैं तो, वेरी गुड। इनको क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट्स। सो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट्स या फिर लैटिस साइड्स। ये लैटिस पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पार्टिकल्स, दे रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, है ना। ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, दीज लाइंस आर यूज्ड टू ड्रॉ द ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। इससे हमको ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल पता चलेगा। अगर आपने ये पॉइंट्स नहीं ड्रॉ किए, लाइंस नहीं ड्रॉ किए, तो आपको समझेगा ही नहीं बेसिकली हुआ क्या है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको 8 बॉक्सेस देखने को मिलेंगे। सर 8 बॉक्सेस कैसे, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से सुनो।
पीछे देखो, ये आगे एक बॉक्स दिख रहा है, इधर से ऐसा एक बॉक्स, इधर से एक बॉक्स, नीचे भी पीछे भी एक बॉक्स और इसके पीछे भी एक बॉक्स। तो 4 बॉक्सेस को लाइन से ड्रॉ किया, नहीं समझा? ये देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो 4 बॉक्सेस है, इस तरीके से 4 बॉक्सेस दिख रहे होंगे, ठीक है ना? ये मेरे बच्चे के खिलौने, ठीक है, मैंने तुम लोग के लिए यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे ये 4 बॉक्सेस एक दूसरे से जुड़े हुए, 1 2 3 4, बराबर है। इसके जस्ट ऊपर और 4 बॉक्सेस है। कैसे? ये देखो, इस तरीके से अरेंज कर दो अगर मैं, ठीक है, तो इस तरीके से अरेंज कर दो तो यहाँ पे और 4 बॉक्सेस हो जाएंगे। तो टोटल कितने बॉक्सेस हो गए? 8 बॉक्सेस हो गए कि नहीं हो गए? सो ये क्रिस्टल का लैटिस है, दिस इज द लैटिस ऑफ अ क्रिस्टल और स्पेस लैटिस बोल सकते हैं। अभी अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पे टोटल कितने बॉक्सेस है बच्चों? 8 बॉक्सेस है। कैसे? ये देखो, 1 2 3 4, और ये 4 देख लो, और आप समझ रहे हो? तो इनको अगर अपन ऐसे अरेंज कर देंगे तो ये क्या बन रहा है? 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट बन रहा है। बट बेसिकली अगर हम लोग देखने जाए, किसी को अगर मैं पूछूं कि बताओ ये बन किससे रहा है, किस चीज को रिपीट कर करके बन रहा है, तो हर जन क्या बोलेगा? सर इसको रिपीट करके बन रहा है। अगर ऐसे अपने पास बहुत सारे हैं तो सबको जोड़ दो तो ये बन जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो रिपीटिंग पार्ट है वो किसके जैसे दिख रहा है? एक सिंपल क्यूब के जैसे दिख रहा है। ये देखो, एक सिंपल क्यूब के जैसे दिख रहा है। इसी को बेटा हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। तो अगर मैं सिंपल है इस पार्ट को बार बार रिपीट करता हूं, ये वाला पार्ट, अब इसको थोड़ा सा मैं शेड कर देता हूं ताकि आपको समझ जाए। ये वाला पार्ट अगर मैं बार बार रिपीट करूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? एक क्रिस्टल का यूनिट सेल देखने को मिलेगा। और इसी चीज को बार बार रिपीट करें, जैसे बायो में भी बोलते हो ना बेटा आप लोग, सेल को बार बार रिपीट करेंगे तो क्या बनता है? टिश्यू एंड ऑर्गन्स बनते हैं फाइनली, और फिर अपना जन्म हो जाता है। ठीक है ना? बायो इतना मुझे नहीं आता है, बट मुझे इतना कंफर्म पता है कि मुझे केमिस्ट्री इसका क्लियर पार्ट है। ठीक है, तो अगर मैं इस पोर्शन को जो मैं रेड चॉक से ऐसे डैश 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 कर रहा हूँ, वही पार्ट बार बार क्या हो रहा है बच्चों? रिपीट हो रहा है। एंड द रिपीटिंग पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट सेल। अगर मैं इसको हर डायरेक्शन में रिपीट करूं तो मेरा क्या बन जाएगा बेटा? क्रिस्टल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्रिस्टल। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस बनने के लिए आपको एक चीज को बार बार रिपीट करना होता है, और जो बेसिक पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट जो रिपीट हो रहा है बार बार, उसी को क्या बोला जाता है? यूनिट सेल। सो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ यूनिट सेल बच्चों? इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। ये किसका स्ट्रक्चर था? दिस इज द क्रिस्टल लैटिस, ठीक है ना? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ये क्रिस्टल लैटिस है जिसका ये वाला पार्ट जो है, जो मैंने शेड किया देखो, वो स्मॉलेस्ट पार्ट है। ठीक है ना? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट पार्ट। अगर इसको देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा वो, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट्स है। इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। ठीक है ना? यूनिट सेल। इसी को बार बार अलग अलग डायरेक्शन में क्या करूंगा? रिपीट करूंगा, तो मेरा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? क्रिस्टल लैटिस बनेगा। ये देखो, ये एक था, ठीक है, एक था, इसके बाजू में एक और ऐसे ही रख दिया, फिर इसके आगे एक और रख दिया, इसके इधर फ्रंट में भी एक और रख दिया, इस तरीके से। तो ये 4 लोग हो गए। तो अभी तक क्रिस्टल बना है क्या? नहीं। ऐसे अगर मैं इसको 3D में रिपीट करते जाऊं, 3D में अगर मैं इसको रिपीट करते जाऊं, इसके आगे भी ऐसे लगा दिया, इसके आगे भी ऐसे लगा दिया, इसके आगे भी ऐसे, अगर मैं यूज करते जाऊंगा तो फाइनली जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसी को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटिस। और इसमें जो एक पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है, यही पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। तो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द डैश क्रिस्टल लैटिस which when repeated in all direction gives rise to the formation of a crystal. ठीक है, so what is the meaning of a unit cell? यही तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूनिट सेल को बेटा हम लोग केमिस्ट्री में यूसी भी बोलेंगे। What is the meaning of unit cell? Is it the biggest part or smallest part बच्चों? It is the smallest part of the crystal lattice. It is the smallest portion we can say. So I'll write the definition. The smallest portion, the smallest portion of crystal lattice, which when repeated in all direction, gives rise to a crystal lattice। ठीक है ना?
क्रिस्टल लैटिस बन जाता है उसको बार बार रिपीट करने से, उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो ये डायग्राम मैं अभी हमेशा अपने सामने रखूंगा बेटा, ध्यान से देख लो एक बार वापस से। अगर आप ध्यान से देखो तो जो शेड किया है वो ये वाला है, ध्यान से देखना बच्चों प्लीज, यही सबसे पूरे चैप्टर का बेसिस है। जो शेड किया है वो ये वाला है, ठीक है। इसके पीछे ये देखो, ये वाला दिख रहा है, ये वाला ये है, इसके बाजू वाला ये रहा, बाजू वाले के पीछे वाला ये रहा, ठीक है। ये चार हो गए एक ही जगह पे ऐसे, और इन चारों के ऊपर और चार है। इससे बेटा टोटल अपना कितना बन गया, 8 बन गया बेटा। सो 8 क्यूब्स, 8 क्यूब्स को ज्वाइन करके एक पूरा क्रिस्टल लैटिस बना है, ठीक है ना। इसी को हमको याद रखना। और देखो ये हर एक पॉइंट को लैटिस पॉइंट बोलेंगे, ध्यान से देखना एकदम अच्छे से। मैं आपको बताता हूँ, ये पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट है। इन दोनों को ज्वाइन करने वाला ये लाइन है, देखो इस लाइन को बेटा अपन क्या बोलेंगे, ज्योमेट्री टू ड्रॉ द, सॉरी इट इज द लाइन व्हिच इज ड्रॉ टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये भी देखो लैटिस पॉइंट, ये सब जहां जहां पे पॉइंट्स है वो सब क्या है, लैटिस पॉइंट्स है। तो बच्चों इसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। और क्रिस्टल लैटिस जो है वो किससे बनता है, स्मॉल रिपीटिंग यूनिट, जिसको क्या बोला जाता है, यूनिट सेल बोला जाता है। तो अभी मैं ये वाला जो पोर्शन है पूरे 2 से 3 लेक्चर्स तक इसी तरीके से रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना। इसी तरीके से ये वाला पार्ट ड्रॉ करके रखूंगा। अभी हम लोग यहाँ पे यूनिट सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि यूनिट सेल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, यूनिट सेल के जो एजेस होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एंगल्स को क्या बोला जाता है, कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले आप लोग इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट सेल। डेफिनेशन तो हमने पढ़ा था बट फिर भी एक बार वापस से लिख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ यूनिट सेल, द smallest portion of crystal lattice, the smallest portion of crystal lattice which when repeated in what directions, in all directions, which when repeated in all directions give rise to crystal lattice, crystal lattice बराबर है। अगर हम लोग बात करें यूनिट सेल की, ठीक है ना, तो जैसे मेरे पास ये यूनिट सेल है, ठीक है, ये छोटा सा यूनिट सेल है, ये क्यूब के फॉर्म में। तो बच्चों यूनिट सेल बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं बट इसी का ब्रॉडर वर्जन ये रहा, ये एक यूनिट सेल है, ताकि आपको अच्छे से क्लियरली दिखे ये किस, ये सब डायग्राम में ये क्या है वो सब मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। सिर्फ आप इस यूनिट सेल को देखो। इस यूनिट सेल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। तो एंड एंगल भी बनेगा लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में, ब्रेड्थ और हाइट के बीच में, और लेंथ और हाइट के बीच में। तो बहुत सारी चीजें हैं। हर एक यूनिट सेल इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय 2 थिंग्स, बेटा याद रखना। ईच यूनिट सेल, एकदम ध्यान से सुनो, ईच यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय नंबर 1 एज लेंस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एज लेंस के बारे में, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ए बी एंड सी से, एल बी एच नहीं, यहाँ पे ए बी सी यूज करते हैं। दूसरा आता है एंगल्स, एंगल्स ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा इज द एंगल बिटवीन साइड बी एंड सी, बीटा इज द एंगल बिटवीन सी एंड ए, एंड गामा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। वो क्या होता है मैं अभी आपको बोर्ड पे समझाता हूँ। तो हर एक यूनिट सेल के लिए बेटा 6 चीजें याद रखना है, टोटल 6 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। 3 तो क्या होंगे बेटा, एजेस होंगे, और 3 क्या होंगे, एंगल्स होंगे। ये बात आपको दिमाग में अच्छे से फिट कर लेनी है, और इसी को बेटा हम लोग अभी बोर्ड पे ड्रॉ भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में इसके ऊपर डाउट ना आए। तो सबसे पहले मैं एक क्यूब बना रहा हूँ। अभी आपको पता चल गया क्यूब कैसे बनाना है। पहले एक स्क्वायर बनाना है, इसके ऊपर थोड़ा सा दूर एक और स्क्वायर बनाना है, इस तरीके से, ठीक है। देखते हैं, नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है डायग्राम, ताकि आपका वन टाइम हो ये, और बार बार रिवीजन के टाइम में आपके सामने ऐसे डायग्राम हो कि पढ़ने का भी मन करे। वरना डायग्राम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डायग्राम से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इसमें, ठीक है। सो दिस इज अ चैप्टर ऑफ डायग्राम, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं इस यूनिट सेल की बात करूं, इस यूनिट सेल की, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पे समझो मैंने इसको ए माना,
ए, इसको मैंने बी माना और इसको मैंने सी माना, ये एजेस हो गए, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें जैसे देखो ये और ये टोटल तीन है ना, एक दो तीन, सर ये तीनों तो सेम है ना, दैट डिपेंड करता है, सेम हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप के यूनिट सेल होते हैं, आगे आगे आएगा डिस्कस करके। तो अभी अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कि बताओ अल्फा का मतलब कौन सा होता है, तो अल्फा का मतलब होता है बी और सी के बीच में जो एंगल होगा, ठीक है ना। डेफिनेटली ये 90 है, बट बहुत सारे यूनिट सेल होते हैं, आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा जिसमें 90 नहीं भी होता है, ठीक है। तो ये अल्फा होगा, तो बी और सी के बीच में, याद रखने का ट्रिक, ए के ऑपोजिट में अल्फा, ठीक है ना। अभी बी के ऑपोजिट में रहेगा तो बीटा, इस तरीके से मैं तो ऐसे याद रखता हूँ। तो बी के ऑपोजिट में रहेगा तो बीटा, मतलब ये एंगल किसके किसके बीच में, सी और ए के बीच में, देख लो। सी के ऑपोजिट में रहेगा उसको क्या बोलेंगे, गामा बोलेंगे, किसको क्या बोलेंगे, गामा, गामा बोलेंगे, राइट। तो गामा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए, ये देखो बी एंड ए, है ना। तो ये हो गया बेटा आपका कौन सा, यूनिट सेल। तो हर यूनिट सेल में कितने साइड्स होते हैं, तीन तो एज लेंथ होंगे, तीन टाइप, ठीक है ना, और एंगल्स कितने होंगे बेटा, तीन होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा ना। अभी अगर हम लोग बात करें यूनिट सेल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, सो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। यूनिट सेल्स के टाइप क्या है, यूनिट सेल्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव, आप लोगों ने भी सुना रहेगा सेल्स प्रिमिटिव सेल, ठीक है ना, वैसा यहाँ पे भी होता है, ठीक है ना। एक होता है प्रिमिटिव सेल्स और एक होता है सेंटर्ड सेल, ठीक है ना। दो टाइप के यूनिट सेल होते हैं, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब क्या, इसको बेटा सिंपल सेल्स भी बोलते हैं, और एक होता है सिंपल सेल, प्रिमिटिव सेल, और एक होता है सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल्स, दोनों का मीनिंग अलग अलग है बेटा, ठीक है ना। तो प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव वो यूनिट सेल्स होते हैं, आगे नेक्स्ट बोर्ड पे तो पढ़ेंगे, प्रिमिटिव वो यूनिट सेल्स होते हैं जिसमें एटम्स जो होते हैं, एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर, एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, एटम्स जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे, जैसे एक दो, यहाँ पे तीन चार, यहाँ पे पाँच छः सात और आठ, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे, ठीक है ना। एटम्स और कहीं पे भी नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होंगे, कॉर्नर्स पे होंगे। जैसे ये वाला देख लो, इसमें एटम्स कहाँ पे है, ये देखो ये स्पॉन्ज वाला कॉर्नर पे ही है, ये कैसे बनता है वो आगे बताऊंगा मैं, अभी फिलहाल इसको दिमाग में रखिए। तो एटम सिर्फ कॉर्नर, देखो अंदर पूरा खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिमिटिव या फिर सिंपल सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल जो है, इसमें एटम्स आर प्रेजेंट, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स प्लस एट अदर पोजीशंस आल्सो। अभी अदर पोजीशंस कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो नेक्स्ट बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। सो एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज अदर पोजीशंस आल्सो। जैसे कि अगर मैं इस यूनिट सेल की बात करूं, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, ये पोजीशन को क्या बोलते हैं बच्चों, सर इसको तो कॉर्नर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एज बोलते हैं, एज, क्या बोलते हैं, एज बोलेंगे, ठीक है। इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, इस वाले पोर्शन को ध्यान से देखना, इसको बोलेंगे फेस, इसको क्या बोलेंगे बेटा, फेस। और ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, इस वाला पोर्शन को, ये फेस का क्या बन रहा है बच्चों, सेंटर बन रहा है, इसको बोलेंगे फेस सेंटर, बराबर है। ये फेस का क्या बन रहा है, सेंटर बन रहा है, ठीक है ना। ये वाला क्या है, एक एज है, और ये एज का क्या है, सेंटर है, इसको बोलेंगे एज सेंटर, क्या बोलेंगे, एज सेंटर। अगर ये क्यूब के अंदर एकदम बॉडी के सेंटर में यहाँ पे कोई है, बॉडी के सेंटर में एग्जैक्टली मिडल में, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर। इस तरीके से बहुत सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। तो बताओ यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं, दो,
जिसमें एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे और कहीं पे भी नहीं है तो उसको बोलेंगे प्रिमिटिव सेल, ठीक है ना। अगर कॉर्नर के साथ साथ बिना कॉर्नर के तो कोई घर बन नहीं सकता बेटा, आपने देखा होगा छत है, ठीक है ना, अंदर बोले कितना भी इंटीरियर कराओ, कोई भी कमरा देखो तो उसका छत और फ्लोर तो होगा ही होगा, इतना तो कंफर्म, वो तो बेसिक नीड्स है। तो याद रखना कोई भी यूनिट सेल रहना उसका छत और फ्लोर तो होगा ही होगा, मतलब कॉर्नर्स तो कंपलसरी होंगे ही होंगे, उसके साथ और कहां पे एटम्स हो सकते हैं वो मैटर करता है। तो इसको वाला क्या बोलते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल, जो मैं नेक्स्ट बोर्ड पे समझाऊंगा, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहली बात तो जो रिपीटिंग पोर्शन होता है उसको क्या बोला जाता है, यूनिट सेल। यूनिट सेल जो होता है वो दो चीजों से कैरेक्टराइज्ड होता है, एज लेंथ से और एंगल से। तो क्या क्या एज लेंथ है क्या क्या एंगल है वो भी बता दिए। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में दो टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं, प्रिमिटिव, ठीक है, जिसको सिंपल वन जिसमें एटम सिर्फ कॉर्नर पे होंगे, और होता है सेंटर्ड यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर के साथ और कोई कोई पोजीशन पे होंगे। कौन कौन से पोजीशन पे होंगे वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट बोर्ड पे विद डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो आप इसका फोटो लो फिर मैं आगे का पार्ट सिखाता हूँ। Okay students, so let's start with first one, primitive unit cell. In primitive unit cell, atoms are present, or rather we can say particles are present only at corners. एटम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। इसको सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं। तो अगर मैं डायग्रामेटिकली शो करूं तो इसमें हम लोग डायग्राम छोटे छोटे बनाएंगे, ठीक है। देखिए इस वाले यूनिट सेल में हम लोग एटम सिर्फ और सिर्फ खाली कहाँ पे बनाएंगे, कॉर्नर पे। देखो बेटा चीजें बार बार बोल बोल के सुन के ही याद होने वाली है, ठीक है। तो जितनी बार सुनोगे उतनी बार अच्छे से वो रिवाइज भी होता जाएगा, याद भी होता जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, अगर हम लोग इस वाले स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो इसमें एटम जो है वो, ये तो यूनिट सेल हो गया। अभी इसमें एटम जो होंगे सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होंगे, कॉर्नर्स पे ही होंगे, ठीक है। तो 1 2, ये हर एक पॉइंट क्या है बेटा, कौन सा पॉइंट है, लैटिस पॉइंट है। तो ये एक फर्स्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल में जिसमें एटम सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है, कॉर्नर्स पे है। तो ये देखो इसमें एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे, देखो ये इतना एटम बड़ा है उसका पार्ट है ये ना। अगर हम बात करें दूसरा टाइप को क्या बोलते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल्स। सेंटर्ड यूनिट सेल्स, सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम जो होंगे वो कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा भी और अलग पोजीशन पे हो सकते हैं। इसमें फर्स्ट वाला पार्ट आता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी सेंटर्ड, बॉडी के सेंटर में भी एक क्या होगा, ऑब्वियसली एटम होगा। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर के अलावा और कहां पे एटम्स होंगे बेटा, बॉडी के सेंटर में। तो पोजीशन ऑफ एटम्स में एटम्स आर प्रेजेंट और पार्टिकल्स यहाँ पे कहां पे होंगे बच्चों, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स प्लस बॉडी के सेंटर में एक होगा। तो बॉडी सेंटर को अपन बीसी बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि सर एग्जांपल तो ये वाला देखो, ये क्यूब दिख रहा है, इसमें एटम्स कहाँ पे है, कॉर्नर्स पे तो है ही है, बट एट द सेम टाइम आप ध्यान देखो अंदर एक और भी है, एक पूरा स्फीयर दिख रहा होगा, देखो। तो पूरा स्फीयर जो दिख रहा है वो कहाँ पे है, बॉडी के सेंटर में है। तो ऐसे यूनिट सेल को अपन बोलेंगे बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, या फिर बीसीसी का मतलब बॉडी सेंटर्ड सेल, ठीक है। अभी ये देखो इस स्ट्रक्चर में हमको क्या करना है, कॉर्नर तो कंपलसरी, बिना कॉर्नर के तो कोई बेटा यूनिट सेल हो ही नहीं सकता है। कुछ बोला ना बोला, हम लोग को एक बात तो हमेशा समझना है कि कॉर्नर पे तो एटम्स होंगे ही होंगे, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ये देखो आप बोलोगे सर आप इतना नीट एंड क्लीन डायग्राम क्यों बनाते हैं, बिकॉज डायग्राम से ही आधी से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जब डायग्राम ही नीट एंड क्लीन नहीं होगा तो आपको चीजें समझ में कैसे आएगी। चलिए अभी अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो मेरा यूनिट सेल ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अभी इसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे ही था, अभी इसमें क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। ये देखो ये देखो इस यूनिट सेल की बात करें तो एटम्स यहाँ पे कहाँ पे है, कॉर्नर पे है, ये 1
ये 2, ये 3, 8 कॉर्नर्स होते हैं बच्चों, याद रखना। छत के 4, फ्लोर के भी 4, कोने कोने, ये 5, 6, ये 7 और ये 8। तो ये क्या हो गया, कॉर्नर हो गया ना। अभी बॉडी के सेंटर में भी एक पोजीशन होगा यहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे ये, तो यहाँ पे भी एक एटम है। तो कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर में भी एक एटम है, जिसको कौन सा सेंटर बोलेंगे, बॉडी सेंटर। तो ये वाला जो है इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। दूसरा आता है फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। नाम से पता चल रहा है हर फेस के सेंटर में भी, हर फेस के सेंटर में भी क्या होगा, ऑब्वियसली हर फेस के सेंटर में भी एक एटम होगा, तो उसको बोलेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। डायग्राम में बताता हूं मैं आपको ना। इफ आई टॉक अबाउट दिस डायग्राम, इसमें आपने एक यूनिट सेल बनाया पहले, ठीक है। देखिए अभी एटम्स का पोजीशन कौन सी जगह पे है, कॉर्नर पे तो है ही है, कॉर्नर के साथ और कहाँ पे है, फेस के सेंटर में। तो ये देखो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ कॉर्नर की पोजीशंस, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 8 कॉर्नर्स हो गए। अभी हर एक फेस के सेंटर में भी एटम, ये देखो कॉर्नर पे एटम्स है, ये देखो ये फेस का, ये फेस है, उसके सेंटर में भी एक एटम है, देखो येलो कलर का स्फीयर दिख रहा होगा। तो हर एक फेस के सेंटर में भी एटम है। ऐसे टाइप के यूनिट सेल को क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो इसमें अभी मैं व्हाइट चॉक यूज कर रहा हूँ, ये फेस है, इसके सेंटर में एक व्हाइट कलर का डॉट, छोटा सा डॉट बना रहा हूँ ताकि आप भी अच्छे से समझ जाओ। यहाँ पे टॉप और ये बॉटम, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट और वो राइट था। अभी फ्रंट एंड बैक, फ्रंट का बेटा सेंटर यहाँ पे होगा और बैक का सेंटर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये जो येलो वाले हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉर्नर्स, ठीक है। और ये जो व्हाइट वाले हैं, व्हाइट वाले जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फेस का सेंटर। तो अभी आप बताओ फेस सेंटर कितनी जगह है, 1 2 3 4 5 6 फेस सेंटर है। कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं, बराबर है। यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एक मिसिंग हो गया, ये वाला पॉइंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉर्नर। कॉर्नर कितने होते हैं बेटा यूनिट सेल में, 8 कॉर्नर होते हैं। बॉडी सेंटर कितना था, कॉर्नर तो 8 थे, बॉडी सेंटर कितने थे, बॉडी सेंटर एक ही हो सकता है बेटा। सेंटर ऑफ मास बोलते हैं फिजिक्स वालों, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। लास्ट एंड फाइनल आता है जो कि बहुत ही कम यूज होने वाला है, ठीक है। सबसे ज्यादा ये 3 ही यूज होने वाले हैं। लास्ट वाला आता है एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। नाम से पता चल रहा है एंड, एंड मतलब क्या, स्टार्टिंग और एंड में क्या होगा, उसके सेंटर में भी एटम होगा। ऐसे वाले यूनिट सेल को बोलते हैं एंड सेंटर्ड, ठीक है ना। अभी इसको फेस सेंटर्ड मत बोलना, कंफ्यूजन मत होना, डोंट गेट कंफ्यूज। मैं बताता हूँ क्यों। ये देखो अगर मेरे पास में एक यूनिट सेल है, समझो ये वाला, बराबर। इस यूनिट सेल में, ये देखना, इस यूनिट सेल में एटम्स का पोजीशन कहाँ कहाँ होगा, सर कुछ आए ना है, कॉर्नर तो जरूर बोलेंगे, ठीक है ना, कॉर्नर तो बोलना ही बोलना था, ठीक है ना। उसके अलावा कहाँ होगा बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके अलावा होगा कोई भी दो ऑपोजिट फेसेस के सेंटर में। आई विल रिपीट द स्टेटमेंट, एनी टू ऑपोजिट फेसेस का सेंटर, एनी टू ऑपोजिट फेसेस का सेंटर। जैसे कि अगर मेरे पास में ये क्यूब है तो कॉर्नर पे तो बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये देखो अगर हम लोग सबसे पहली बात करें तो ये देखो कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर हो गया। अभी कोई भी दो ऑपोजिट फेसेस बेटा, ठीक है ना, कोई भी दो ऑपोजिट फेसेस, ये दो या फिर ये दो या फ्रंट बैक। तो इसमें यहाँ पे था एंड सेंटर में हम लोग जनरली ऊपर वाला
और एक नीचे वाला, ये दो ही बनाएंगे ताकि डाउट ना रहे। एंड सेंटर मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग में बस इसके अलावा कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वाला जो है इसको एंड सेंटर्ड बोलेंगे। तो ये कौन सा पोजीशन है, ये कॉर्नर है और ये क्या है बेटा, एंड सेंटर्ड है, एंड सेंटर्ड। तो बच्चों अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए सर ये तो फेस सेंटर्ड है ना। फेस सेंटर्ड होता तो हर फेस के सेंटर में होता, हर फेस के क्या होता बच्चों, सेंटर में होता है। बट क्या हर फेस के सेंटर में है, नहीं है। तो हर फेस के सेंटर में नहीं है तो इसको फेस सेंटर्ड नहीं बोल सकते। एंड सेंटर्ड का अगर आप डायग्राम देखना चाहो तो ये ला देखो, एंड सेंटर्ड हर कॉर्नर पे एटम्स है, दिख रहा है, हर कॉर्नर पे एटम्स है। अब ये देखो खाली नीचे वाला फेस के सेंटर में एटम है और ऊपर वाले फेस के सेंटर में एटम है, बाकी ये 1 2 3 4 इनके फेसेस के सेंटर में कुछ नहीं है बेटा। तो ऐसा वाला थोड़ा सा कम स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि देखो गैप ज्यादा बन रहे हैं ना, तो सॉलिड में गैप क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो ये बहुत ही कम देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रिमिटिव, नेक्स्ट में बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। फेस सेंटर में एटम्स का पोजीशन कहाँ कहाँ होगा बताओ, बोलो। पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर प्लस ईच फेस सेंटर, ईच फेस सेंटर, बराबर है। इसमें पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट, बोलो, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स प्लस एनी टू ऑपोजिट फेस सेंटर, एनी टू ऑपोजिट फेस सेंटर्स, कोई भी दो ऑपोजिट फेस सेंटर के वहां पे भी एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल देने वाला हूँ और आज के लेक्चर में कोई भी एंड में वर्कशीट नहीं दिया है क्योंकि ये सिर्फ बेसिक्स पार्ट थे। आप लोगों के मन में एक चीज फिट करनी थी कि यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। बहुत बार बच्चों को पता ही नहीं होता क्या है यूनिट सेल, क्या है क्रिस्टल लैटिस, और वो लोग सिर्फ लिटरली रट्टा मारते हैं। तो अपना भले 1-2 घंटा, मैंने आपने देखा होगा नंबर ऑफ लेक्चर्स मेरे ज्यादा होते हैं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, बट डेफिनेटली एक एक चीज मैं बहुत बारीकी से सिखाऊंगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने सबसे पहले पढ़ा था क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस क्या होता है। सॉलिड स्टेट में हम लोग एटम्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस स्फीयर से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी बात, एटम्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, रेगुलर एंड रिपीटिंग, इस तरीके से पढ़ा था। इनके सेंटर्स को हम लोग लाइन से ज्वाइन करेंगे और लाइंस क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ज्योमेट्री बताएंगे। ठीक है, और हर एक पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। अगर मैं इसको 3D में रिप्रेजेंट करूं तो इस तरीके का डायग्राम दिखेगा। ये डायग्राम बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन बना देना, अपने स्टडी टेबल पे भी रखना। इसमें टोटल कितने बॉक्सेस दिख रहे हैं, 8, ठीक है ना। एक बॉक्स रिपीट हो रहा है और 8 बॉक्स बन रहे हैं। ये जो बॉक्स रिपीट हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। और यूनिट सेल मैंने बताया था 3 तो एजेस होते हैं, 3 तो एजेस है, मतलब एजेस तो बहुत सारे होते हैं बट एजेस के नाम ABC होंगे और 3 क्या होंगे, एंगल अल्फा बीटा गामा। यूनिट सेल टोटल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होता है, यही चीज बार बार बोल रहा हूं, देखो आपको याद हो जाती रहेगी। और सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर प्लस अदर पोजीशन पे होता है। तो सेंटर्ड यूनिट सेल में पहला है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसमें बॉडी के सेंटर में भी एटम होगा, जैसे ये वाला था। ठीक है, दूसरा था फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसमें हर फेस के सेंटर में एटम होगा, हर फेस के सेंटर में कॉर्नर के साथ साथ। और एंड सेंटर बहुत ही रेयर भी देखने को मिलेगा बिकॉज लेस स्टेबल होता है, कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर में भी एटम्स देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि यूनिट सेल जो है, यूनिट सेल वो और कितने टाइप के बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी क्रिस्टल सिस्टम है, टोटल 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं और टोटल 14 टाइप्स के यूनिट सेल ब्रावियस लैटिस ने बताए थे। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे विद टेबल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ये वाला पार्ट सब लोगों को याद ही रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये वाला पार्ट इरेज नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो कम से कम 2-3 लेक्चर तक मुझे ये और चाहिए रहेगा, तो मैं बार बार ड्रॉ करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एक एक चीज मैंने बता दी है तो आपको खाली उसको रिवाइज करना है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर के एंड में कोई वर्कशीट आपको नहीं दिया गया है, 2-3 लेक्चर के बाद मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें कवर होने के बाद ही MCQ का कोई मीनिंग बनेगा। तो आई होप आप लोग को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक चीज को प्लीज अच्छे से प्यार से ड्रॉ करना, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने अगर इतना नीट एंड क्लीन ड्रॉ किया तो आप भी वैसे, आप लोगों से भी मैं वैसे ही एक्सपेक्ट करता हूँ। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ 7 types of crystal system and Bravais lattice. Till then, thank you students, take care.